Hello learners, welcome to the digital learning platform Unfold You. I am Neeti Dogra, your business studies mentor. Today we are going to learn about internal trade, the meaning of internal trade and types of internal trade. So the objectives in this session would be meaning of internal trade and types of internal trade. सबसे पहले हम देखेंगे internal trade क्या होता है. नाउ इंटरनल ट्रेड इज नथिंग बट जब आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड आपको पता है कि इट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इंटरनल मतलब इनसाइड. तो इंटरनल ट्रेड हुआ विद इन द कंट्री. जब आप कंट्री के ज्योग्राफिकल लिमिट्स में ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. ज्योग्राफिकल लिमिट्स का मतलब ये है कि आप कंट्री की बाउंड्रीज, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसको क्रॉस नहीं करके सिर्फ इनसाइड द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं, विद इन द कंट्री. जैसे स्टेट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो या विद इन द स्टेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. जैसे कि आप इंडिया ले लो, अगर आप मुंबई से गुड्स पहुंचाते हैं JNK में, सो दैट दीज टू स्टेट्स आर पार्ट ऑफ इंडिया. सो जब आप इन दोनों स्टेट्स में ट्रेड कर रहे हैं, तब इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. या मान लीजिए आप इन द स्टेट ऑफ पंजाब गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिर्फ पंजाब में विद इन द स्टेट ही उसको सेल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंटरनल ट्रेड. सो इंटरनल ट्रेड इज नथिंग बट ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. ये तो आपको पता ही है कि ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड इसका मोटिव क्या होता है? फॉर प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट. सो व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. मैंने आपको यही बताया, विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री. जब बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. नाउ आगे कहते हैं इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड. ठीक है, इंटरनल ट्रेड के दे आर अदर वेरिएंट्स ऑल्सो, अदर नेम्स ऑल्सो. जैसे कि होम ट्रेड. होम ट्रेड क्यों? क्योंकि इट इज विद इन द कंट्री ओनली, तो इसलिए होम ट्रेड हो गया, होम कंट्री के विद इन. और इनलैंड ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, इनसाइड द लैंड, इनलैंड trade. Now next we will see payments are made and received in national currency only. अब करेंसी की बात होती है क्योंकि ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. तो जब इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मनी कम्स इनटू पिक्चर. तो जो बाइंग एंड सेलिंग है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स फॉर मनी. सो जो मनी इन्वॉल्व है, द करेंसी इज द लोकल करेंसी ओनली, इंटरनेशनल करेंसी इज नॉट यूज्ड. सो फीचर्स क्या हो गए इंटरनल ट्रेड के, कि इंटरनल ट्रेड इज डन विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, यू डोंट गो आउटसाइड, और नेशनल करेंसी इज यूज्ड. द नेशनल करेंसी ऑफ द कंट्री इज यूज्ड टू डू इंटरनल ट्रेड. नाउ फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. अब डेफिनेशन में से ही फीचर्स निकल आते हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर. जब इंटरनल ट्रेड, जब आप ट्रेड कर रहे हैं विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. दूसरा इसका है पेमेंट्स मेड एंड रिसीव्ड इन नेशनल करेंसी ओनली. जो भी पेमेंट्स आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज नेशनल करेंसी. जैसे कि आप अपने डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं, यू आर यूजिंग इंडियन रुपी ओनली, आप कोई और करेंसी नहीं यूज़ कर रहे हैं. तो और वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो ओनर होगा, उसने अपने किसी होलसेलर से सामान खरीदा होगा, किसी से भी खरीदा होगा, अगेन द पेमेंट माइट हैव बीन डन और विल हैव बीन डन ओनली इन नेशनल करेंसी, दैट इज इंडियन रुपी. No or very few formalities to be done by the traders. अब फॉर्मेलिटीज़ की जब बात आती है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन या कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू डू द ट्रेड आर वेरी लेस, क्योंकि यू आर नॉट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज.
local mode of transportation can be used for the transfer of goods. अब ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए, यू नीड द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स. आप लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं. लोकल ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे बुलक कार्ट हो सकता है, 3 व्हीलर हो सकता है, ट्रक्स हो सकते हैं. तो यू नीड लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू डू दिस पर्टिकुलर बिजनेस. और अगर आपको एयरवेज से यूज़ कर रहे हो तो डोमेस्टिक एयरलाइंस आप यूज़ कर सकते हो. तो ऑल दिस कम्स अंडर द इंटरनल ट्रेड फीचर्स, वेरिन जोग्राफिकल लिमिट एक फीचर है इसका कि लिमिट विद इन द कंट्री के बाउंड्री होता है ये ट्रेड, और पेमेंट्स हमेशा नेशनल करेंसी में की जाती हैं. इंटरनेशनल करेंसी और फॉरेन करेंसी इज़ नॉट यूज्ड, और बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज होती है ये बिजनेस करने के. देन द नेक्स्ट इज लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड. आप अपना गुड्स फ्रॉम बैंगलोर टू मे बी दिल्ली पहुंचा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि एक तो ये विद इन द कंट्री है क्योंकि बैंगलोर इज पार्ट ऑफ इंडिया, देन दिल्ली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप पहुंचा रहे हो तो अगेन इट इज लोकल ट्रेड और इनलैंड ट्रेड और होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, किसी नाम से बुलाइए. एंड पेमेंट्स आर ऑलवेज मेड इन इंडियन रुपी, नेशनल करेंसी ऑफ द कंट्री. और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यू कैन यूज एनी लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स. टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. अब ये तो हमने बात की कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं. अब देखते हैं इसके what are the various types of internal trade. Internal trade is basically of two types, wholesale trade and retail trade. Wholesale trade तो आपने सुना ही होगा कि होलसेल क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में जो दुकानें होती हैं उसमें लार्ज क्वांटिटी में एक ही तरह का प्रोडक्ट पड़ा होता है. जैसे अगर किसी वॉशिंग सोप का कोई होलसेलर है तो उसने सिर्फ वॉशिंग सोप ही रखा होगा अपने शॉप में, और कोई उसने वैरायटी नहीं और कोई उसने नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं रखा होगा. सिमिलरली रिटेल ट्रेड क्या होता है, जैसे आपकी लोकल ग्रोसरी शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ये आपके शोरूम्स होते हैं, तो दीज आर ऑल रिटेलर्स जो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स रखते हैं और वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं. लेकिन ये सारे इंटरनल ट्रेड में आते हैं क्योंकि ये विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री ही होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होता है. होलसेल ट्रेड इज इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इन बल्क एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज. बल्क में बाय करते हैं ये और कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर को देते हैं. जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड देन टू द कस्टमर. तो ये 4 चैनल्स हैं चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में. सर जो चैनल स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर से, एंड होती है कस्टमर पे. तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जाता है, होलसेलर से रिटेलर पे, एंड रिटेलर से फर्दर किस पे जाता है, कस्टमर्स पे. तो यहाँ पे जो सबसे पहला चेन है डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर को पहुंचाता है वो है होलसेलर, जो बाय करता है बल्क में एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर को बेचता है. पर्सन हु कैरीज ऑन द होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड wholesaler, and the person who carries on the wholesale trade is known as the wholesaler. तो wholesaler wholesale business करता है. And then features of wholesale trade. features क्या है wholesale trade के, कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि it is in bulk. bulk quantities में ये purchase करते हैं manufacturer से and they give it to the retailer in smaller quantities. और they deal in सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं बट इन लार्ज क्वांटिटीज. तो इसके सबसे पहला फीचर है होलसेलर बाइज इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स टू द रिटेलर इन स्मॉलर क्वांटिटीज. होलसेलर इज द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर. यही चीज मैंने आपको बताई कि देयर इज अ चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो चेन स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर से, सेकंड नंबर पे होलसेलर, थर्ड पे आते हैं रिटेलर्स एंड फोर्थ पे आते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स. तो सब जो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में लिंक है वो है होलसेलर. तो होलसेलर इज द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर.
होलसेलर जनरली स्पेशलाइजेज इन वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि होलसेलर जनरली स्पेशलाइजेस इन वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट ओनली और लार्ज क्वांटिटीज़ में डील करते हैं। और जब मैंने बोला कि लार्ज क्वांटिटीज़ में डील करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप कोई ज़्यादा चीज़ खरीद रहे हो तो यू नीड मोर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आप ज़्यादा यू नीड मोर capital to buy that large quantity. So there is large amount of capital invested in wholesale trade. So the next feature is wholesaler invests large amount of capital in maintaining the stock of goods. क्योंकि large quantities में purchase कर रहे हैं, obviously when you are purchasing in large quantities में तो आपको huge amount of capital भी चाहिए to maintain the stock of the goods. Wholesaler sells the goods to the retailer and generally not to the final customer. क्योंकि लिंक कौन है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर है आपका होलसेलर, फिर है रिटेलर एंड फिर आते हैं कस्टमर्स। तो he doesn't sell, the wholesaler, this person doesn't sell directly to the customer generally. And the next one is margin of profit of the wholesaler is generally low. मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द होलसेलर इज जनरली लो। क्यों लो कहा जाता है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर का प्राइस है दैट इज द बेस प्राइस। तो जब वो बल्क में खरीदता है तो उसको डिस्काउंट में मिलता है मैन्युफैक्चरर से और कंपैरेटिवली ये लेसर प्राइस पे खरीदता है एंड देन सेल्स टू द रिटेलर। अब जब ये रिटेलर को बेचता है जिस पे इसने अपना कॉस्ट प्राइस जो जिस प्राइस पे इसने खरीदा है उस प्राइस से little bit higher price he sells to the retailer. The retailer sells it at a larger amount of profit. So the profit margin of the wholesaler is comparatively lesser. Wholesaler is the first intermediary in the chain of distribution. यही चीज़ मैंने आपको बताई। चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर 4 लेवल्स, जो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं मैन्युफैक्चरर से एंड एंड्स विद द कस्टमर। बीच में आते हैं आपको होलसेलर एंड द रिटेलर। तो यहाँ पे होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब मिडिल मैन। ही इज द फर्स्ट मिडिल पर्सन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ही इज द फर्स्ट मीडिएटर। द नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। ये बात की हमने फीचर्स की। अब व्हाट आर द सर्विसेज दैट द होलसेलर प्रोवाइड्स? सो द सर्विसेज आर द सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। ही प्रोवाइड्स इट टू द मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं एंड टू द रिटेलर। क्यों इन्हीं दोनों को प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ही इज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। तो ये लिंक है, इंटरमीडियरी है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। तो ऑब्वियसली जब ये इन दोनों के बीच में आता है तो ये मैन्युफैक्चरर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड रिटेलर को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी व्हाट द सर्विसेज आर। फर्स्ट इज द सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर आर facilitates large scale production and economies of scale. Large scale production क्यों? क्योंकि ये आपका जो होलसेलर है he is in direct contact with the manufacturer और मैन्युफैक्चरर से ये बल्क में खरीदता है। तो जब बल्क में खरीदता है तो फैसिलिटेट्स लार्ज प्रोडक्शन। तो अगर मैन्युफैक्चरर को पता है कि होलसेलर ने मेरे से बल्क में खरीदना है तो ऑब्वियसली वो लार्ज स्केल में करेगा प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वी टॉक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है कि जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम्स लेसर। जैसे कि अगर सपोज आप एक रूम में बैठे हैं अपने, आपने वहाँ पे यू आर स्टडिंग इन दैट रूम, वहाँ पे आपने फैन भी ऑन किया है, लाइट भी ऑन की है। तो व्हेन यू आर स्टडिंग इन दैट रूम एंड यू आर स्विचिंग ऑन द लाइट एंड द फैन, तो आपके लिए इवन दो यू आर अलोन सिटिंग ओवर देयर, लेकिन कॉस्ट जो आ रही है फैन की और लाइट की वो इक्वली आ रही है। अब जब उसके अंदर 2 बच्चे या 3 बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे तब भी एक फैन और एक लाइट ही जलेगी। तो दैट मीन्स 3 people are utilizing it, large amount of people utilizing it, therefore cost per child comes to be lesser.
अब अगर यही तीनों बच्चे सेपरेट रूम में जाके बैठेंगे तो दे विल स्विच ऑन सेपरेट लाइट्स एंड फैंस, so there will be increased amount of electricity usage. So in order to have economies of scale, you reduce cost per unit. Therefore यहाँ पे बात हो रही थी होलसेलर की मैन्युफैक्चरर के साथ। जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करना पड़ता है, और जब वो लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करता है तो उसका कॉस्ट पर यूनिट गेट्स रिड्यूस्ड। कि अगर उसने 100 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के बनाने हैं तब भी उसके मशीन, लाइट, वॉट एवर रिसोर्सेज ही इज़ यूजिंग उतने ही यूज़ होंगे, बट अगर वो 200 यूनिट्स उसी चीज़ के बनाएगा तब भी उतनी मशीन चलेगी, पर कॉस्ट पर यूनिट विल गेट रिड्यूस्ड। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। अब जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तो जिस भी अपने 3 व्हीलर में या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी यूज़ कर रहा है उसके ऊपर ही एडवर्टाइजेज द प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट है। जैसे आपने कोका कोला की वैन्स देखी होंगी, फिर आपने ये 3 व्हीलर्स देखे हैं जो बिस्किट्स के ऊपर ऐड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, मार्केटिंग ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर गेट्स मार्केटिंग सर्विसेज फ्रॉम द होलसेलर। द नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। अब क्योंकि होलसेलर इज डीलिंग इन द मार्केट, वो वही प्रोडक्ट रखेगा जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे वो एडवाइस भी कर सकता है कि लोगों को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो ही गिव्स अस एक्सपर्ट एडवाइस आल्सो टू द मैन्युफैक्चरर। देन स्टोरेज। अब जब स्टोरेज की बात आ रही है तो वेयर हाउसिंग की, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर इज बाइंग इन बल्क। अब जब उसका बल्क में सामान निकला, मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में से बल्क में सामान निकला, तो ऑब्वियसली वो सामान उसका निकल गया और होलसेलर ने उसको अपने पास जाके स्टोर कर लिया। अगर होलसेलर नहीं खरीदता उससे तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपनी फैक्ट्री में ही उसको स्टोर करना पड़ता, विच वुड हैव इंक्रीज्ड हिज कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे ही ऑल्सो प्रोवाइड्स, द मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द स्टोरेज फैसिलिटीज फ्रॉम द होलसेलर। The next is facilitates production continuity. अब जैसे कि आप ACs हैं, अब AC एयर कंडीशनर्स ये तो गर्मियों में ही यूज़ होते हैं, जो सिर्फ कोल्ड फंक्शन वाले। अगर ये सिर्फ गर्मियों में यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियों में ही इनके यूनिट्स स्टार्ट रहेंगे। दे कीप ऑन मैन्युफैक्चरिंग थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि होलसेलर इज स्टोरिंग इट इन हिज वेयर हाउस, तो ये फैसिलिटेट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए इनकी प्रोडक्शन पूरे साल होती रहती है, तो यूज चाहे वो जब सीजन आता है तब ये चीज यूज होते हैं। द नेक्स्ट इज बियर्स द रिस्क। अब क्योंकि होलसेलर ने बल्क में बाय किया और बल्क में प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में ला के रख दिया, जब उसने गुड्स को बल्क में बाय कर लिया तो ऑब्वियसली उन गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की खत्म हो जाती है, तो उनका रिस्क ऑफ लॉस ऑफ दैट क्वांटिटी जो होलसेलर ने परचेज किया है वो मैन्युफैक्चरर का खत्म होके होलसेलर पे शिफ्ट हो जाता है। तो द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स now gets transferred to the wholesaler, so he shares the risk of the manufacturer. The next is financial assistance also. He also provides financial help to the wholesale manufacturer, क्योंकि ये बल्क में खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बल्क प्रोडक्ट्स की बल्क पेमेंट होती है, तो इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को। The next is services to the retailer. अब क्या सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ग्रांट ऑफ क्रेडिट, रिस्क शेयरिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्पेशलाइज्ड knowledge. Now, what services he is providing to the retailer? That availability of the goods. He tells them about the availability of the goods कि कैसे गुड्स अवेलेबल हैं, किस टाइप के गुड्स अवेलेबल हैं। नहीं तो रिटेलर को क्या पता कि मैन्युफैक्चरर ने क्या गुड्स बनाए हैं। तो जो गुड्स अवेलेबल हैं, किस टाइप के हैं, किस क्वालिटी में आए हैं, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर। देन ही ऑल्सो ग्रांट्स क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पे भी देते हैं ये रिटेलर को,
कि रिटेलर ले लेते हैं इनसे, पेमेंट इनसे मे बी इनको बाद में करें। द नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। ऑब्वियसली क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में स्टोर कर रहे हैं अपने वेयर हाउस में, तो रिटेलर क्या होता है, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में इनसे खरीद के अपने उसमें शॉप में रखता है। तो रिस्क शेयरिंग इज ऑल्सो डन बाय द होलसेलर। देन मार्केटिंग सपोर्ट ऑल्सो। ऑब्वियसली जब ये होलसेलर रिटेलर की शॉप के ऊपर देने जाएगा सामान, तो ही इज गोइंग टू हैव हिज ओन व्हीकल, तो उस व्हीकल पे इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की होती है, सो दैट एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑल्सो डन टू द रिटेलर। देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब कि क्योंकि मैन्युफैक्चरर के कांटेक्ट में तो कस्टमर आ नहीं रहा, कस्टमर किसके कांटेक्ट में आ रहा है, रिटेलर के, तो रिटेलर को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट है, उसके क्या फीचर्स हैं। अब रिटेलर को कैसे पता लगेगा, क्योंकि रिटेलर भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है मैन्युफैक्चरर के, तो मैन्युफैक्चरर किसको बताता है, होलसेलर को प्रोडक्ट के बारे में। मे बी कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, कोई नया बिस्किट आया है मार्केट में, या नए टाइप की कोई ईटेबल आया है, तो उस ईटेबल या वॉट एवर प्रोडक्ट जो नया आया उसके फीचर्स के बारे में मैन्युफैक्चरर बताता है होलसेलर को, एंड होलसेलर फर्दर टेल्स इट टू द retailer. So specialized knowledge is also given. Now we will revise whatever we have done in this session, and we studied about the internal trade. Internal trade कितने types के होते हैं, और फिर आगे हमने देखा कि होलसेलर और होलसेलर को जो सर्विसेज मिलती हैं, what are those services, retailer को क्या provide करते हैं services. So all this we have seen. Now we will quickly revise the same. Trade refers to providing goods on voluntary basis, buying and selling of goods for profit, buying and selling of goods and services for profit, none of these. So here trade refers to buying and selling of goods and services for profit. Option C. The next question, internal trade is within the geographical limits of a country. Option B, within the limits and outside the country. Option C, only within the state, not interstate. D, none of these. So the correct option is option A, internal trade is within the geographical limits of the country. The next question is, wholesaler grants dash to the retailer. Credit. Option B, specialized knowledge. Option C, marketing support. Option D, all of these. So the correct option is option D, all of these. Students, with this we come to the end of this session. In case you have any doubts, please feel free to ask them in Ask Your Doubt section. Till then, keep studying well. Goodbye.